हेलो एवरीवन, वड़क्कम सस्त्रकाल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1 कैश बुक। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आप लोग पूरा लेजर तक पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं। अब बारी है चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने की और उसे डिटेल में समझने की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे चैप्टर नंबर 10 कैश बुक, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई ये कैश बुक आया क्यों, ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमें। ठीक है, तो बच्चों चलिए, कुछ भी रटना नहीं है, बस पहले लॉजिक समझो, उसके बाद फिर आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों आपको एक चीज़ पता है क्या, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शंस या घटनाएं घटती हैं, ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब भी बिजनेस को से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं पूरे साल भर में, पूरा 1 फाइनेंशियल ईयर में बहुत न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम वो होते जाते हैं, घटना घटती जाती है और हम उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं जर्नल में। ठीक है, बट कई बार वो इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं कि जर्नल में पूरी खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, बहुत मेस्ड अप और बहुत मिक्सअप हो जाता है। तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया क्या, कि जो जर्नल है, ठीक है, इसी के पार्ट्स बना दो अलग अलग। क्या, एक बना दो कैश बुक, ठीक है, एक बना दो परचेज बुक, एक बना दो सेल्स बुक, एक बना दो परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, एक बना देते हैं सेल्स रिटर्न बुक, और एक बना देते हैं हम जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो क्या किया गया कि इतने सारे एक ही जर्नल बुक में इतने सारे अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन की इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक रही थी। ठीक है, इसीलिए जर्नल को उनके अलग अलग स्पेशल फॉर्म ऑफ स्पेशल पर्पस बुक्स में डिवाइड कर दिया गया। इन बुक्स को नाम हम स्पेशल पर्पस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेशल पर्पस होता है। कैश बुक का स्पेशल पर्पस क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दिखाएगी। जब भी कैश आया या कैश गया तो वो चीज़ें कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। परचेज बुक में जो भी परचेज हुई है गुड्स की, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, सेल्स बुक में सेल्स से रिलेटेड जितनी भी सेल्स हुई है उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। परचेज रिटर्न बुक में सारे परचेज रिटर्न से रिलेटेड आ जाएंगे। सेल्स रिटर्न बुक में सारे सेल्स रिटर्न से रिलेटेड आ जाएंगे। और जर्नल प्रॉपर में जो इन सब में नहीं आ रहे हैं, तो बचे खुचे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक सिस्टमैटिक अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग के लिए, सिस्टमैटिक बुक्स मेंटेन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई स्पेशल पर्पस बुक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी बुक्स जो हैं बच्चों, ये जर्नल का ही सब डिवीजन है। इनको आप क्या बोल सकते हो, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ठीक है, या इनको आप स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोल सकते हो, या इनको सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इनको क्या क्या बोल सकते हैं, नाम देख लेते हैं एक बार। इनको आप स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, या इनको सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी बोल सकते हो, या इनको आप और क्या बोल सकते हो, सब्सिडियरी बुक्स। आया समझ में? तो कुछ और नहीं हो रहा है, बस जो जर्नल में आप एक साथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे वो आप सेपरेटली इन बुक्स में दिखा रहे हो, दैट्स इट।
ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रहेगा, स्पेशल पर्पस बुक्स बोलते हैं, सब डिविजन ऑफ जर्नल भी बोल सकते हो या सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हो। तो एग्जाम में आपको आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है कि ये चीजें क्या है, दीज आर सब डिविजन ऑफ जर्नल ओनली, ठीक है, या इनको आप सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हो। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई, कैश बुक में आप सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखोगे जब कैश आएगा या कैश जाएगा, ठीक है, जिन भी ट्रांजैक्शंस में, वहां पर आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। परचेज बुक में बच्चों जितनी भी हमारी परचेजेस हुई हैं, ठीक है, अब देखो कैश परचेजेस जो है वो आपकी कैश बुक में आ जाएंगी, तो अब परचेज बुक में बाकी क्या बचेंगी, क्रेडिट परचेज बचेगी, ठीक है, तो वो आपकी परचेज बुक में आ जाएगी। क्रेडिट सेल आ जाएगी आपकी सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न आपको पता है, अगर आपने कुछ खरीदा और उसको आपने रिटर्न किया तो वो परचेज रिटर्न बुक में सारे एंट्रीज हो जाएंगी। सेल्स रिटर्न बुक्स में जो भी आपने बेचा है और सामने वाला आपको रिटर्न कर रहा है, सेल रिटर्न के जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो इसमें एंट्री हो जाएगी। और जर्नल प्रॉपर में जो बचे हुए जो भी ट्रांजैक्शंस इनमें रिकॉर्ड नहीं हो पाए वो जर्नल प्रॉपर में हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 10, ये हम सिर्फ अभी इसमें कैश बुक पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ और सिर्फ हम कैश बुक क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें एंट्रीज कैसे पोस्ट की जाती हैं, वो सब आप समझोगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपने लेजर अच्छे से समझा है, आपको कैश अकाउंट बनाना आता है, ठीक है, तो बस वो कैश अकाउंट का ही एक थोड़ा सा एक डिटेल्ड फॉर्मेट है, वो मैं आपको समझा दूंगी। वो कैश अकाउंट ही बना रहे हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है, कैश बुक्स में। क्लियर है इतना? चलिए, तो अब आगे के कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, तो अभी आप ये समझ गए कि ये सारी बुक्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें जर्नल के अलावा ये सब्सिडरी बुक्स ये प्रिपेयर करने पड़े, ठीक है, और हमने जर्नल का क्यों सब डिविजन किया, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब ये समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करने वाले हैं बच्चों अभी कैश बुक पे, ठीक है। बाकी जो ये है इनको अभी आप भूल जाओ, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी आप इतना याद रखो कि हाँ, जर्नल के जो है सब डिविजन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, ठीक है। अब अपना बस ध्यान लगाओ पहली बुक को समझने में, दैट इज कैश बुक। चलिए, तो बच्चों कैश बुक हम लोग ज़रा पहले, सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समझनी है हमें। ठीक है, तो बच्चों ये फीचर्स कुछ समझ लो, आपको लगभग काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट कैश बुक का जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग भी साथ साथ नोट कर लो, पहले समझ लो फिर मैं नोट करने का टाइम दूंगी आपको। सबसे पहला फीचर वो ये है बच्चों कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ओनली कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ओनली कैश एंड बैंक are recorded in कैश बुक, ठीक है। तो पहला चीज क्लियर हो गई कि सिर्फ और सिर्फ जब कैश या बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जब कैश या बैंक से कुछ पेमेंट हो रहा होगा या कैश या बैंक से रिसीट हो रहा होगा, तभी वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए। आया समझ में? सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक, बस ये याद रखना, कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? सिंपल, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, वो हमारे रिकॉर्ड नहीं होंगे, ठीक है।
अब जैसे आपको पता है, जैसे परचेज, क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट सेल किया, आपको पता है कि क्या मैंने आपको जो शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था, तो क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल के लिए हमने ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग से बुक्स बन रही हैं। तो आपको कैश बुक में वो सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो कैश या बैंक के ट्रांजैक्शन है वही लेने हैं, रिसीट्स या हो या पेमेंट हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट फीचर ये है कि इट इज अ रियल अकाउंट। मैम रियल अकाउंट मतलब क्या हम सही समझ रहे हैं? ये वही वाला रियल अकाउंट है जो हमने 3 तरह के अकाउंट्स पढ़े थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, ठीक है, क्या थे? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जी हाँ बच्चों, आपको पता है हम कैश अकाउंट को, कैश को हम किसके अंदर लेते हैं? रियल में लेते थे, एज असेट लेते थे, ठीक है। और हम वहां पे क्या होता था, रियल अकाउंट का क्या रूल पढ़ा था हमने, आपको याद होगा, डेबिट what comes in and credit what goes out, ठीक है। तो सेकंड हो गया बच्चों कि ये रियल अकाउंट है, ठीक है, इसमें इस हिसाब से ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये रूल लगेगा क्या कि डेबिट तब होगा जब अगर अंदर आ रहा है, रिसीट्स हो रही है तब डेबिट होगा, और अगर बाहर जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो इट इज अ रियल अकाउंट। ये सेकंड फीचर भी हो गया। अब बच्चों थर्ड फीचर है क्या कि आप कैश एंड चेक रिसीट्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, या कैश एंड चेक पेमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, कैश एंड चेक जो रिसीट्स हो रही हैं, हमें मिल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उसको हम करेंगे डेबिट, ठीक है। और अगर कैश एंड चेक पेमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट, ठीक है। तो रिसीट्स को आप करोगे डेबिट और पेमेंट्स को आप करोगे क्रेडिट, ठीक है। इसका लॉजिक भी आपको पता है, अगर आप मॉडर्न अप्रोच से भी देखो तो बच्चों कैश एंड चेक रिसीट से क्या हो रहा है, देखो हम जरा देखें, यहां पर छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएगा बच्चों। जब भी कैश एंड चेक रिसीट्स हो रहा है तब क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो कैश है या बैंक है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, कैश एंड बैंक इंक्रीज हो रहा है। और जब हमने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी पढ़ा है, ठीक है, आपने ट्रेडिशनल अप्रोच तो देख लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, तो इसलिए वो दैट इज इनफ्लो इज कमिंग इन, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, एंड आउटफ्लो इज गोइंग आउट, दैट इज व्हाई वी आर क्रेडिटिंग इट, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको मॉडर्न अप्रोच वाले लॉजिक से भी देखो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, असेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, असेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कैश और बैंक हमारा असेट है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हम कर रहे हैं डेबिट, ठीक है। सिमिलरली अब देखो जो आउटफ्लो होगा उसके कारण क्या हो रहा है, मेरा कैश या बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। क्लियर है इतना? ठीक है, तो बच्चों ये आपका थर्ड फीचर हो गया। क्लियर? चलो अब एक फीचर और देखो, क्या है वो फीचर कि कैश बुक जो है भाई वो परफॉर्म करता है, कैश बुक परफॉर्म्स function of both journal and
लेजर। ठीक है, तो कैश बुक जो है बच्चों वो जर्नल और लेजर दोनों का ही फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि वो जर्नल से रिलेटेड सब्सिडरी बुक है कैश बुक, जर्नल का सब डिविजन है, लेकिन उसकी जो एंट्रीज है और उसका जो फॉर्मेट है वो पूरा लेजर अकाउंट की तरह होता है। जैसे आप कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाते थे उस तरह से हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं ना एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो जर्नल और लेजर दोनों का ही फंक्शन को वो निभा रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बच्चों ये आप नोट कर लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है और टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं क्या, टाइप्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, अब कैश बुक के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, एक होता है डबल कॉलम। ठीक है, एक होता है ट्रिपल कॉलम, और एक होता है हमारा पेटी कैश बुक। ठीक है, तो आपने देख लिया कि टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या क्या होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। ठीक है, तो अब बच्चों एक चीज समझ जाओ, क्या देखो जरा यहाँ पे आपके कोर्स में क्या क्या है। ठीक है, तो बच्चों सिंगल कॉलम में हम सिर्फ कैश का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी कैश आ रहा है या कैश जा रहा है बस वही रिकॉर्ड होता है सिंगल कॉलम में। ठीक है, सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं। डबल कॉलम में बच्चों अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कैश का भी बनेगा, डिस्काउंट का भी बनेगा, या तो ऐसी एक कैश बुक बनेगी, या बैंक का बनेगा और डिस्काउंट का बनेगा, या कैश का बनेगा और बैंक का बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कॉलम बन रहा है कैश का, यहाँ पे दो कॉलम बनेंगे, एक कैश का एक डिस्काउंट का, एक या तो एक ऐसी डबल कॉलम बनेगी, या एक टाइप क्या होता है कि बैंक का भी कॉलम बनेगा, डिस्काउंट का भी कॉलम बनेगा, या तो इस टाइप की एक डबल कॉलम होगी, या कैश का कॉलम बनेगा और बैंक का कॉलम बनेगा। ठीक है, और ट्रिपल कॉलम में बच्चों कैश, बैंक, कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट, ये तीनों के कॉलम बनते हैं, 3 कॉलम बनते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल कॉलम। यहाँ पे देखो ये सिर्फ अगर ये देखोगे तो यहाँ 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, या ये 2 कॉलम है, इनमें से कोई भी अगर बनता है तो वो डबल कॉलम हो जाएगा। सिर्फ कैश का कॉलम बन रहा है तो सिंगल कॉलम, और यहाँ पे कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों का ही कॉलम बन जाता है, और ये हमारा हो जाता है ट्रिपल कॉलम। ठीक है, और पेटी कैश बुक में बच्चों, पेटी कैश बुक में बेसिकली जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो आप पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ट्विस्ट यहाँ है बच्चों कि आपके कोर्स में आपको बस एक ये पढ़ना है। ठीक है, एक ये पढ़ना है कैश एंड बैंक डबल कॉलम में। ठीक है, ट्रिपल कॉलम आपको कोर्स में है ही नहीं। ठीक है, ये दोनों भी पार्ट्स नहीं है आपको, और पेटी कैश बुक पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, कि आपको सिंगल कॉलम पढ़ना है, आपको डबल कॉलम में कैश एंड बैंक वाला टाइप पढ़ना है, और आपको पेटी कैश बुक पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मैंने बस एक ओवरव्यू इसलिए दे दिया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, आपकी एक नॉलेज के लिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कोर्स के लिए क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम कैश बुक का फॉर्मेट सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने ये समझ लिया टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या होती है। चलिए
तो अब जरा सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ये सब किस किस टाइप से बनते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम देख रहे हैं अभी फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो अब आप देख लो कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, कैसे कैश बुक बनती है। चलिए ये हमारी हो गई कैश बुक। ठीक है बच्चों, जैसे हम लेजर बनाते हैं, टी शेप्ड अकाउंट। ठीक है, लेफ्ट साइड जो होता है वो डेबिट साइड होता है और राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, बस वही मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कैश अकाउंट बनाना आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, देखो यहाँ पर अगर मैं सिंगल कॉलम बना रही हूँ तो देखो आप जरा पहले फॉर्मेट देख लो, फिर मैं आपको सिंगल कॉलम और डबल कॉलम का डिफरेंस भी समझा देती हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ठीक है, फिर ये हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखो डेट, पर्टिकुलर्स, ये तो आपको पता ही है, आप अकाउंट का जो लेजर अकाउंट बनाते हो उसमें यही करते हो, डेट लिखते हो, फिर पर्टिकुलर्स लिखते हो, फिर लेजर फोलियो लिखते हो, फिर आप अमाउंट लिख देते हो, है ना। ठीक है, उसकी जगह कैश बुक में बस आपको क्या लिखना है, कैश, और ये हो जाएगा बैंक। ठीक है, ये आपका पूरा बच्चों कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं, सेम रहेगा बच्चों, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट है। ठीक है, देखो अब समझो कि सिंगल कॉलम आपने यहां पे पढ़ा, टाइप्स में आपने पढ़ा, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का कॉलम होगा, डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों का कॉलम होगा। तो बच्चों ये जो मैंने बनाया है ये पूरा मैंने डबल कॉलम ही बना दिया है सीधे। ठीक है, अगर ये बैंक का कॉलम मैं हटा दूं, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे कैश का ही कॉलम अमाउंट रहेगा, तो ये एक तरीके से आपका कैश अकाउंट बन जाएगा, कैश अकाउंट का लेजर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी सिंगल कॉलम हो जाएगी, सिंगल कॉलम कैश बुक। लेकिन जब कैश का भी कॉलम बन रहा है और बैंक का भी कॉलम बन रहा है तो दो कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, जहां पे हम अमाउंट रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डबल कॉलम हो जाएगी। आया समझ में। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया। अब आपको एक चीज और पता है छोटी सी, क्या कि अगर मेरा इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, कैश या बैंक का इनफ्लो हो रहा है, तो उससे मेरा कैश, ठीक है, कैश या बैंक जो है वो मेरा बढ़ता है, और इसीलिए मैं क्या करती हूं, डेबिट। और आउटफ्लो से बच्चों मेरा कैश या बैंक से जब पेमेंट होता है तो मेरा कैश या बैंक जो है वो घटता है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको कहां पे लिखूंगी, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लो, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो जब आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो यहां लिखेंगे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट तो आउटफ्लो होगा तो यहां लिखेंगे। या आप मॉडर्न अप्रोच लगा सकते हो कि कैश या बैंक का बैलेंस, असेट का बैलेंस अगर बढ़ रहा है, असेट का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, असेट का बैलेंस हमारा कम होता है, रिड्यूस होता है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। आप किसी भी अप्रोच से करो, आपका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने जब आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच पढ़ाया था, मैंने तब कहा था ध्यान से पढ़ लो, ये आपको आगे लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। ठीक है, तो आपने देखा आप उसका जर्नल, लेजर हर जगह काम आ रहा है, इवन कैश बुक के कॉन्सेप्ट में भी काम आ रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये हमारा कैश बुक का बच्चों फॉर्मेट तो हो गया। अब आपको क्वेश्चंस में कैसा दिया रहेगा
एक छोटी सी चीज वो और देख लो। पहले तो फॉर्मेट नोट कर लो ये अच्छे से, फिर मैं आपको आगे का 1-2 कॉन्सेप्ट्स और हैं हमारे, 2-3 कॉन्सेप्ट्स रह गए वो और समझा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, पहली चीज है बच्चों, आपको दिया जा सकता है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में देंगे क्या, जहां से आपको क्वेश्चन का शुभारंभ करना है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस देंगे। ठीक है, तो आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस देंगे। ठीक है, और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस देंगे। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ओपनिंग बैलेंस की आप लेजर अकाउंट्स में क्या एंट्री करते थे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आपको पता है ओपनिंग बैलेंस क्या होता था, हमने डिस्कस किया था कि जो आपके मंथ एंड या ईयर एंड पे, ठीक है, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, आप लेजर को बैलेंस कर रहे हो, उसको हम जब नेक्स्ट टेन्योर, नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में पहली तारीख को जब वो हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो हमारा जो पिछले मंथ का बैलेंस है वो हमारा हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस, और वही बैलेंस जब हम फर्स्ट डे को ले आएंगे इस मंथ के नए दिन, तो हमारा वो हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो जैसे 31 मार्च को आपको कोई क्लोजिंग बैलेंस था, आप 1 अप्रैल को लेकर आओगे, वो बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो वो आपका हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर और फॉर द न्यू मंथ। ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखते हो आपको ये भी पता है, उसको बच्चों हम लोग ऐसे एंट्री करते हैं, यहां पे आप पहली तारीख डाल दोगे, जैसे 1 अप्रैल 20। ठीक है, और यहां क्या लिखते थे हम, कैश या बैंक आ रहा है, मतलब असेट आ रहा है, असेट बढ़ रहा है, उससे ओपनिंग बैलेंस से मतलब क्या कहां आएगा, डेबिट साइड पे, तो ये आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और यहाँ पे आप कैश का बैलेंस लिखोगे और यहाँ पे आप बैंक का अमाउंट लिखोगे। क्लियर है इतना? लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो छोटा सा ट्विस्ट क्या है कि हो सकता है, आपको एक चीज तो पता है कि कैश का हमारा हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, हमेशा कैश का डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, हमेशा कैश जो है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन बच्चों बैंक जो है, बैंक पॉजिटिव भी हो सकता है, बैंक नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मैम वो कैसे? देखो, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा किस चीज का, बैंक ओवरड्राफ्ट का। ठीक है, अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट सुना है तो आपको ये पता है कि जितना बैंक में पैसा मैंने डिपॉजिट किया है, सपोज आपने डिपॉजिट किया है 20,000 रुपए, ठीक है, आपके 20,000 रुपए थे, लेकिन आपने बैंक से निकाल लिया 25,000 रुपए, तो आपने एक तरीके से ओवरड्राफ्ट कर लिया, तो बैंक का कौन सा बैलेंस आ जाता था, क्रेडिट। आपको याद होगा हमने बैंक ओवरड्राफ्ट भी पढ़ा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि आपका विथड्रॉल इज ग्रेटर देन द डिपॉजिट, मतलब आपने 25,000 विड्रॉ किए लेकिन बैंक में थे सिर्फ 20,000, आपके अकाउंट में सिर्फ 20,000 थे, लेकिन आपने 25,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, मतलब एक तरीके से 5,000 का आपने 5,000 का आपने एक्सेस विड्रॉ किया। ठीक है, तो वो आपका लोन हो गया, लाइबिलिटी हो गई 5,000 का। ठीक है, तो वो आपका क्रेडिट में दिखाएगा। आया समझ में? तो सपोज आपने 31 मार्च को 20,000 बैंक में थे और आपने 25,000 विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, -5,000 दिखाएगा, क्योंकि 20,000 था बैंक में डेबिट और आपने निकाल लिया क्रेडिट 25,000, तो मतलब -5,000 का नेट मेरा क्रेडिट आएगा। ठीक है, तो जब वो माइनस में फिगर आता है बैलेंस का, या जब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट करके दिया है, ठीक है, जब आपको नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस दिया है बच्चों, तो आप क्या करोगे, जब आपको ये भी पॉजिटिव दिया है और ये बैंक भी पॉजिटिव दिया है,
तो देखो कैश तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कभी हो सकता है क्या? अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो क्या कभी आप 12 रुपए खर्च कर सकते हो? 10 रुपए ही कैश दे पाओगे ना। लेकिन बैंक में बच्चों नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि आप एक तरीके से बैंक से उधारी ले लेते हो जितना भी आप एक्सेस विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो कैश का तो बच्चों आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, कि कैश का तो हमेशा यहाँ पे टू बैलेंस बीडी ही आएगा। लेकिन बैंक का अगर पॉजिटिव है तो यहाँ डेबिट साइड में आएगा, मतलब बैंक असेट के फॉर्म में है, डेबिट बैलेंस है। लेकिन अगर बैंक नेगेटिव बैलेंस में है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, तो बच्चों वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस बीडी 1 अप्रैल को हमारा बैंक का है क्रेडिट बैलेंस। आपका अमाउंट जैसे यहाँ 5000 आ रहा था, तो यहाँ पे बच्चों आपका 5000 आ जाएगा क्रेडिट। आ रहा है समझ में? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर कैश और बैंक दोनों का डेबिट बैलेंस दिया है नॉर्मली, ठीक है, कि मतलब दोनों में हमारा इतना इतना कैश में इतना पैसा है, इतना बैलेंस है, और बैंक अकाउंट में हमारा इतना बैंक बैलेंस है, ठीक है, तो आपका डेबिट बैलेंस होगा और आप डेबिट साइड में दोनों के अमाउंट रिकॉर्ड करके अपना ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करोगे, एंट्री करोगे। लेकिन वहीं पर अगर आपका बैंक का नेगेटिव बैलेंस दिया है, मतलब क्रेडिट बैलेंस दिया है, या बैंक ओवरड्राफ्ट बोला गया है, तो उसका आप अमाउंट क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे और यहाँ लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश का आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ रिकॉर्ड करोगे और बैंक का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ रिकॉर्ड करोगे। आ रहा है समझ में? तो कैश का पॉजिटिव ही होगा, लेकिन बैंक का पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स डेबिट या क्रेडिट, दोनों ही बैलेंस हो सकता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन हो गया। अब हम जो बचे हुए हैं हमारे कॉन्ट्रा एंट्रीज वगैरह, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होता है वो भी समझते हैं, लेकिन एक बार आप जरा ये नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब कॉन्ट्रा एंट्रीज देख लेते हैं क्या होती हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है बच्चों एंट्रीज दैट अफेक्ट ओनली कैश एंड बैंक। ठीक है, तो ऐसी एंट्रीज, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक को ही अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है ऐसे हमने पूरे लेजर अकाउंट और जर्नल अकाउंट में बहुत सारे देखे हैं। क्या देखे हैं? जहाँ पे आप कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर रहे हो या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर रहे हो। ठीक है, तो बस ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ पे बस कैश और बैंक ही इन्वॉल्व हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एक एग्जाम्पल बच्चों क्या हो जाएगा? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, तो जब बच्चों आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, ठीक है, तो ये आपका कंपनी है और आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है? आपका कंपनी का कैश जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, और बैंक में जो आपका बैलेंस है वो बढ़ रहा है। क्लियर है? तो आपकी एंट्री बच्चों यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? देखो, एक असेट बढ़ रहा है, तो जब जो असेट बढ़ता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। और ये असेट आपका कम हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे आप? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट है, अगर 5000 डिपॉजिट करें तो 5000, 10,000 डिपॉजिट करें तो 10,000, जो भी अमाउंट है। ठीक है, तो बच्चों कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का आपका क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो बैंक और कैश ही इन्वॉल्व है बस इसमें। ठीक है, तो ये हमारी एक टाइप की कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है, तो इसका सपोज अपन अमाउंट ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5000 का। ठीक है,
तो बच्चों इसका एंट्री कैसे होगा आप देखो जरा हमारे बुक्स में, हमारे कैश बुक में, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, ठीक है। तो डेबिट साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे और बैंक में जाके क्या कर देंगे 5000, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कैश क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आके कैश में हम क्या कर देंगे 5000, और यहां पे क्या किसके कारण हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कहीं ना कहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये कैश बुक जो डबल कॉलम बनाई है इसमें हमने कैश के अकाउंट लेजर अकाउंट को और बैंक के लेजर अकाउंट को हमने साथ में मर्ज कर दिया है। आ रहा है समझ में? तो आपको बस यहाँ पे कैश का और बैंक का दोनों का इफेक्ट देना है, लेकिन जो कॉन्ट्रा एंट्री है वहां पे एक बस छोटी सी चीज हमेशा याद रखना, क्या कि आपको लेजर फोलियो में जाके यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी। तो सी जैसे ही देखोगे तो समझ जाओगे क्या कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ पे सिर्फ या तो डिपॉजिट हुआ है या विड्रॉल हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री हुई है जहाँ पे सिर्फ बैंक और कैश ही इन्वॉल्व है। आया समझ में? ठीक है, चलो। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैश बुक जो है हमारा कुछ नहीं, बस बैंक अकाउंट का लेजर और कैश अकाउंट का लेजर को मिला के पूरा एक कैश बुक बना दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होगी, देखो नेक्स्ट एंट्री होगी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे आपके बैंक से पैसा निकाल के कंपनी में जा रहा है, कैश बढ़ रहा है कंपनी का, ठीक है। और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे हम एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, लेकिन हमारे हाथ में कैश, लिक्विड कैश आ जाता है। तो वैसे ही बच्चों कैश बैलेंस बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है। ये भी आप मान लो, सपोज करो ये मान लो 10,000 हो गया, ठीक है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री देखो क्या हो जाएगी, कौन सा असेट बढ़ रहा है, जो असेट बढ़ रहा है वो डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट होगा मेरा डेबिट। और कौन सा असेट कम हो रहा है, बैंक, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्लियर है इसका? ठीक है। तो अब बच्चों ये कितने से हो जाएगा, 10,000 से। अब देखो इसकी भी पोस्टिंग देख लो कैसे होगी। तो बच्चों कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट 10,000 से, तो डेबिट साइड में जाएंगे, कैश के कॉलम में जाएंगे क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है 10,000 से, किसके कारण हो रहा है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहां पर बच्चों क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे आप और यहां पे लिख देंगे 10,000, किसके कारण हो रहा है, बाय कैश अकाउंट। और यहां पे भी आप लिख देंगे क्या, सी, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आया समझ में? तो कॉन्ट्रा एंट्रीज को आपका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया आपको कि हमारा कॉन्ट्रा एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आपको पोस्ट करना भी आ गया कि आपको कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्रीज को कैसे पोस्ट करना है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि बच्चों यहीं पर अगर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है, यही एंट्री होती, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अगर ये पर्सनल यूज के लिए हुआ होता, ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई इसमें तो एंट्री क्या होती, अगर कैश हमने बैंक से विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज तो एंट्री क्या होगी बच्चों, डेबिट क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा मेरा, टू बैंक अकाउंट। अब एक बात बताओ, क्या इस एंट्री में मेरा कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं? कैश डेफिनेटली निकल रहा है लेकिन उससे मेरा कंपनी का कैश नहीं बढ़ रहा है, वो प्रोपराइटर के पास जा रहा है वो कैश, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से ड्रॉइंग्स हो रही है, ठीक है, कि बैंक में से पैसा निकाला और प्रोपराइटर ने अपने उसके लिए यूज किया, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया,
ठीक है, तो क्या हो गया ये ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्ट्रा एंट्री में कंपलसरी रूल क्या है कि कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए तो बच्चों इसको आप नोट करो। चलिए बच्चों, तो ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्रीज का हो गया। आप एक छोटा सा एडजस्टमेंट और देख लो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट है चेक्स इन हैंड का कॉन्सेप्ट। चेक्स इन हैंड का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों चेक्स इन हैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जरा। आपको सपोज एक ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज हमें 1 अप्रैल 2020 को हमने रिसीव्ड चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को हमने 10,000 रुपए का चेक रिसीव किया। किससे? हमें राम से 10,000 का चेक मिला 1 अप्रैल को। ठीक है, तो अब आप दो चीजें करोगे, या तो आप उसको डिपॉजिट कर दोगे ऑन सेम डे, दैट इज 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, या उसको आप डिपॉजिट करोगे नॉट ऑन द सेम डे, मे बी आप कर रहे हो एक हफ्ते बाद, तो आप कर रहे हो सपोज 7 अप्रैल 2020 को। ठीक है, या तो आप सेम डे पे डिपॉजिट करोगे 1 अप्रैल को, या आपके पास कुछ टाइम तक चेक पड़ा रहेगा और आप उसको 7 अप्रैल को आपने डिपॉजिट किया बैंक में। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में क्या इफेक्ट होगा वो ध्यान से देखो। क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहला, आपको इसकी जर्नल एंट्री पता है बच्चों क्या? जब हम सेम डे चेक डिपॉजिट कर देते हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है? हम बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाता है, तो हम बैंक को क्या कर देते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। हमें कौन दे रहा है? राम, टू राम अकाउंट। हमारी एंट्री हो जाती है 10,000 रुपए से। ठीक है, तो इसको आपको पता है कैसे एंट्री करनी है कैश बुक में? देखो, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है आपका? डेबिट। तो डेबिट में क्या लिख दोगे आप? 10,000। किसके कारण? टू राम अकाउंट। ठीक है, और डेट क्या डालोगे? 1/4/2020। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आपकी 1 अप्रैल को ही आप ये एंट्री कर लोगे बच्चों, और उसको कैश बुक में आपका ये रिकॉर्ड हो जाएगा 1 अप्रैल को। ठीक है, अब ये हमारा एक सिनेरियो हो गया, ये एक सिचुएशन हो गई। अब सपोज करो कि हमने दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं कि हमें 1 अप्रैल को मिला, लेकिन हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, हमने 7 को डिपॉजिट किया। तो बच्चों हमारी 1 को क्या एंट्री होगी ये बताओ? 1 अप्रैल 2020 को जब चेक मिला है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है, इसका हम देख चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? चेक्स इन हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि अभी बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ चेक्स आ गए हमारे हाथ में, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट हो जाएगा 10,000 से। अब एक बात बताओ, कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, क्या यहाँ पे कैश या बैंक आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पे चेक्स इन हैंड मतलब हमारे हाथ में चेक है, लेकिन अभी ना कैश बैलेंस बढ़ा है ना बैंक बैलेंस का बढ़ा या घटा है, तो कैश या बैंक पे भी इम्पैक्ट नहीं आया है। इसीलिए बच्चों ये जो चीज़ है, ये वाला ट्रांजैक्शन जो है ये मेरा कैश बुक में
रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये बस मेरा ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाएगी, लेकिन ये कैश बुक में हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर आप देखो, आपकी जब आप 7th को डिपॉजिट कर रहे हो तब क्या एंट्री करोगे आप, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो, उसकी जर्नल एंट्री होगी बच्चों, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब फाइनली अब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, 2 क्या करोगे बच्चों? राम ने तो अपनी उधारी खत्म कर दी, ठीक है, हमें चेक देके, तो अब वापस आप राम को नहीं करोगे, लेकिन चेक्स इन हैंड जो है उनको आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो चेक्स इन हैंड क्या हो रहे हैं? क्रेडिट खत्म हो जाएंगे। अब ये हमारे हाथ में जो चेक्स थे वो आप बैंक में डाल रहे हो, तो आप चेक्स इन हैंड को खत्म कर रहे हो। ठीक है, कितने? 10,000 से। तो अब बच्चों देखो, यहां पर बैंक पे इंपैक्ट आ रहा है, और हमने देखा कि कैश बुक में सिर्फ बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही आते हैं। यहाँ पे बैंक पे या कैश पे इंपैक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए ये नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन यहाँ पे हमें बैंक पे इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। देखिए 7/4 को क्या एंट्री हो जाएगी? मेरा क्या हो रहा है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो यहाँ पे 7/4/2020 को आप क्या कर दोगे? एंट्री 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये आपने इफेक्ट्स देख लिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर बस अब हमारा लास्ट, बस आपको बैलेंस कैसे करना है वो देखना है, तो ये चेक्स इन हैंड भी आप नोट कर लो, इसका कैसा एडजस्टमेंट रहेगा। तो आपने बच्चों चेक्स इन हैंड का एडजस्टमेंट देख लिया। ठीक है, अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। चेक्स इन हैंड का आपने क्या देखा कि सेम डे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट एंट्री हो गई, बैंक पे इंपैक्ट आ रहा है, और उसी दिन सेम डे हमारा कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन जब हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करके बाद में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जब हमको चेक मिला तब हम क्या चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे बैंक या कैश पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं आ रहा, इसलिए इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब डिपॉजिट कर रहे हैं तब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो उस दिन हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड एंट्री पास करेंगे और उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने चेक्स इन हैंड का देखा। फिर बच्चों आपने कॉन्ट्रा एंट्रीज देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि जब भी ऐसी एंट्रीज, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें दोनों कैश और बैंक इन्वॉल्व हैं, उनको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल था कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों कैश और बैंक इन्वॉल्व हैं। और या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो इसमें भी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो रही है, दोनों कैश और बैंक इन्वॉल्व हैं। और इसको जब हम एंट्री करते हैं फॉर्मेट में, तो हम लेजर फोलियो में क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं, टू डिस्क्राइब कि भाई ये जो हमारा ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, वो सिग्निफाई करता है सी। ठीक है, और अगर पर्सनल यूज के लिए किया तो आपको पता है ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एंट्री क्या करते हैं बच्चों? जर्नल एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों कंपलसरी है कि कैश और बैंक इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट है, तो कैश भी इन्वॉल्व होना चाहिए और बैंक भी, तभी वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। यहाँ पे बैंक तो इन्वॉल्व है लेकिन कैश नहीं है। ठीक है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए वो कैश यूज कर रहा है, तो वो ड्रॉइंग्स हो जाएगी। आया समझ में? तो कॉन्ट्रा एंट्रीज का भी कॉन्सेप्ट ये था। फिर बच्चों आपको ओपनिंग बैलेंस का पता था कि कैश का पॉजिटिव आता है हमेशा, तो वो डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड होगा ओपनिंग बैलेंस। लेकिन अगर बैंक का पॉजिटिव है तो डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन बैंक का अगर नेगेटिव बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में। ठीक है, क्लियर है इतना? और आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब विड्रॉल हमारा डिपॉजिट से ज़्यादा हो जाता है, तो एक तरीके से जो एक्सेस हमने निकाल लिया बैंक से, जितना हमारे पास पैसा ही नहीं था उससे ज़्यादा हमने निकाल लिया बैंक से, तो वो हमारे एक तरीके से सर पे लाइबिलिटी हो जाती है, लोन हो जाता है, इसलिए वो हमारा होता है क्रेडिट बैलेंस। आपने फॉर्मेट देखा था बच्चों, यहाँ पे हम पूरा इनफ्लो रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा कैश या बैंक बढ़ रहा है। ठीक है, इनफ्लो के होने के कारण वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपको पता है रूल क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या आप इससे भी देख सकते हो कि जब भी असेट बढ़ेगा, कैश या बैंक बढ़ेगा तो यहाँ डेबिट होगा, कैश या बैंक घटेगा तो क्रेडिट होगा, असेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सारी हमारी पेमेंट्स या आउटफ्लो जो है वो हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। आया समझ में? और आपने इसका फॉर्मेट देखा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। अगर सिर्फ सिंगल कॉलम है तो सिर्फ कैश का कॉलम बनेगा, अगर डबल कॉलम है तो कैश बैंक दोनों का कॉलम बनेगा। ठीक है,
आपने टाइप्स देखे थे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश। ये तो आपके कोर्स में है नहीं, आपको सिर्फ सिंगल कॉलम में कैश का कॉलम बनाना है, डबल कॉलम में कैश और बैंक का कॉलम बनाना है, और पेटी कैश बुक का हम फॉर्मेट आगे देखेंगे। चलिए फिर बच्चों हमने फीचर्स देखे थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड हमारे सिर्फ कैश और बैंक से ही रिलेटेड होने चाहिए ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसी की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जिसमें इन्वॉल्व रहेंगे ये, वही हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये रियल अकाउंट है, हमने देखा, जो भी कैश एंड चेक रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट होंगी, जो भी कैश एंड चेक पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट होंगी, ठीक है। दैट मीन्स इनफ्लो हो रहा है तो डेबिट होगा, आउटफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट होगा। और कैश बुक जो है वो दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करता है, जर्नल एंड लेजर के, ठीक है। और आपने रीजन भी समझा था कि ये सब हम क्यों बनाते हैं, तो ये आपने पूरा देख लिया एक बार। अब बस एक छोटी सी चीज देखो कि इसको हम क्लोज कैसे करते हैं। तो बच्चों जैसे हम लेजर अकाउंट को बैलेंस करते थे ना, तराजू को, बस सेम वैसे ही बैलेंस करना है। आप ग्रैंड टोटल लगाओगे, जहां भी कम है वेट वहां पे आप बैलेंस डाल दोगे और उसको बराबर कर दोगे, तो वो बाय बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा, ठीक है, बाय बैलेंस CD आ जाएगा। और अगर बैंक का कहीं भी आ सकता है, बैंक का यहाँ भी आ सकता है या यहाँ भी आ सकता है, लेकिन कैश का हमेशा बच्चों डेबिट बैलेंस ही आएगा, इसलिए कैश का हमेशा यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। आया समझ में? अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे और कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है, आप एग्जाम्स में पूरा स्कोर कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छे से आई होप आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। हम उस डाउट्स को अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो तब तक के लिए गुड।